चैप्टर 1 इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम जो इनकम टैक्स है उसका एक ओवरव्यू लेंगे कि इनकम टैक्स में कैसे इनकम कंप्यूट की जाती है, कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो हम बहुत ही बेसिक बातों से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख पाएंगे इस चैप्टर में हम जो कवर करेंगे व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या होता है। तो एक बहुत ही जो सिंपल सवाल हमारे माइंड में आता है कि टैक्स क्या होता है और टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, व्हाई टैक्सेस आर लेविड। तो इस सवाल का जवाब हम जानेंगे कि टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा टाइप ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस कितनी तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या है और डायरेक्ट टैक्सेस की फीचर्स क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू लेवी टैक्सेस, जो संविधान के अंदर टैक्सेस लगाने की क्या पावर्स दी गई है, और एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, इंडिया में इनकम टैक्स किस तरह एप्लीकेबल होता है। तो अगर मैं बात करूं ये सभी बातें थ्योरेटिकल है, इनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी खास इंपैक्ट नहीं है। प्रैक्टिस करते हुए आपको इन सभी बातों की रेलिवेंस कुछ भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको जानना जरूरी होता है कि टैक्सेस क्या होते हैं, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, कितने तरह के टैक्सेस होते हैं और टैक्सेस लगाने की जो पावर है वो कहां दी गई है और उस पावर को कैसे यूज किया जाता है। उसके बाद हम इनकम टैक्स को स्टार्ट करेंगे। इनकम टैक्स के अंदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या दी गई है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। टैक्स रेट्स अंडर इनकम टैक्स लॉ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन सी टैक्स रेट्स दी गई है। दैट मींस आपको किस तरह इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है। वेरियस कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इनकम टैक्स लॉ के अंदर, जैसे कि सरचार्ज क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, मार्जिनल रिलीफ क्या होती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये सभी बातें हम अपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को जो बेसिक इनकम टैक्स की नॉलेज जरूर होगी, लेकिन फिर भी हमारे लिए यह बातें जो है डिटेल में जानना जरूरी हो जाता है। और मैं उम्मीद करूंगा और कोशिश करूंगा कि जिन लोगों को इनकम टैक्स की बेसिक नॉलेज भी है, यहां पर वो लोग भी बहुत सारी और अच्छी बातें सीखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स एंड इंट्रोडक्शन, हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे बेसिक जो क्वेश्चन आता है कि टैक्सेस क्या होते हैं और क्यों लगाए जाते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी कंट्री को चलाने के लिए वहां की जो गवर्नमेंट होती है, वहां की जो सरकार होती है, उस गवर्नमेंट को, उस सरकार को पैसों की जरूरत होती है। क्योंकि कोई भी चीज अगर आप मैनेज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। तो एक देश को चलाने के लिए जो लोग काम करते हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल काम करता है, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, उस गवर्नमेंट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उस देश के नागरिकों के प्रति। जो उस कंट्री के सिटीजन्स हैं, उस देश के नागरिक हैं, उनको अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल हो, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अवेलेबल हो, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो। तो इन सभी फैसिलिटीज को, इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, वो जो देश की गवर्नमेंट है, उस देश की जो सरकार है, उसको पैसों की जरूरत होती है। और ये जो पैसा है वो लोगों से कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जो टैक्स है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप प्राचीन भारत की बात करें या फिर किसी भी देश की बात करें, तो वहां जो पहले राजा महाराजा होते थे, वो भी टैक्स के रूप में जो लगान होता था, लगान वसूल करते थे। और उस लगान को वो यूज करते थे जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, जब इमरजेंसी हो या फिर आपातकालीन स्थिति हो। तो उस लगान से जो भी वस्तु, जो भी पैसा कलेक्ट किया जाता था, उस इमरजेंसी की सिचुएशन में, उस आपातकालीन स्थिति में उस पैसे को, उन वस्तुओं को यूज किया जाता था। तो यह जो कॉन्सेप्ट है, यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत हजारों सालों से इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है।
हालांकि पहले इसको लगान कहा जाता था, आज के दौर में इसको टैक्स या कर कहा जाता है। तो बेसिकली किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश की गवर्नमेंट जब उस देश के लोगों से कर वसूलती है, कुछ पैसा वसूलती है, कुछ वस्तुएं वसूलती है, उसको बेसिकली टैक्स कहा जाता है। मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट बेसिकली होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंट्री एज ए होल मैनेज करती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर स्टेट को जो है मैनेज करती है। और दोनों ही गवर्नमेंट्स की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि उस देश के जो नागरिक है, उस स्टेट के जो नागरिक है, राज्य के जो नागरिक है, उनको किसी भी तरह की हिंसा से बचाना, उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करना, कुछ को उनको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो इन सभी चीजों के लिए क्या चाहिए? फंड्स चाहिए, पैसा चाहिए। और जो गवर्नमेंट होती है वो यह जो पैसा है कई सोर्सेज से कलेक्ट करती है। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो होती है उनको सेल किया जाता है, उनसे वह पैसा कलेक्ट किया जाता है, जैसे इन दी फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। तो जहां पर कुछ देश की जो सरकार होती है वो पेट्रोल बेचती है और उससे जो पैसा इकट्ठा होता है उससे उस कंट्री को मैनेज करती है। कुछ जगह पर जो है कुछ डिपार्टमेंट्स चलाए जाते हैं, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट्स है, या फिर इसके अलावा कुछ पब्लिक इंटरप्राइजेज है, उनके जरिए पैसा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो मेजर सोर्स है वो है टैक्स। जी हाँ, जो टैक्स लगाया जाता है लोगों की इनकम पर, या फिर जो टैक्स लगाया जाता है वस्तुओं पर, जैसे कि हम देखते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि बेसिकली गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है। तो ये जो पैसा कलेक्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ये उस गवर्नमेंट को कंट्री रन करने के लिए हेल्प करता है। तो यहां पर अगर हम बात करें, एक गवर्नमेंट, जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। which runs the country. Governments are appointed by the citizens of the country to manage the affair of their country. In India, there is two type of government, central government और state government. तो गवर्नमेंट्स के पास जो फंड्स होते हैं बहुत सारे तरीकों से कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि सेल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो पेट्रोलियम्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको सेल किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट्स जो सिक्योरिटीज होल्ड करती है उन पर इंटरेस्ट अर्न करती है। प्रॉफिट फ्रॉम रेलवेज, रेलवेज से जो इनकम होती है, जो प्रॉफिट होता है, वो भी एक मेजर सोर्स है। प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज, जो पब्लिक इंटरप्राइजेज है, पब्लिक कंपनीज में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। बट द मेजर एंड मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज टैक्सेस। उसके बाद इन सिंपल वर्ड्स, टैक्स इज दैट मनी that people have to pay to the government. तो जो ऐसा लोगों के द्वारा सरकार को दिया जाता है, गवर्नमेंट को दिया जाता है, which is used to provide the public services, और यह जो पैसा है पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टैक्सेस आर यूज्ड टू पे फॉर पीपल हु वर्क फॉर द गवर्नमेंट सच एज द मिलिट्री एंड पुलिस। तो जो पुलिस और जो मिलिट्री में जो भी जवान होते हैं उनको जो सैलरी दी जाती है वो इन्हीं पैसों में से दी जाती है। टू प्रोवाइड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड टू मेंटेन और बिल्ड लाइक रोड्स, ब्रिज एंड सीवरेजेस। तो बेसिकली जो आप देखते हैं सरकारी स्कूल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, अस्पताल होते हैं, वो बेसिकली इन टैक्सेस से जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उनके द्वारा ही रन किए जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं टैक्सेस की, तो इतना समझ में आ जाता है कि टैक्स वो पैसा है, वो मनी है जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाता है, और गवर्नमेंट को दिया जाता है, गवर्नमेंट यह पैसा लोगों को ही सर्विस प्रोवाइड करने में यूज करती है। तो क्या टैक्सेस ऑप्शनल है? दैट मींस
कुछ लोग चाहते हैं वो टैक्स पे करेंगे और कुछ लोग चाहते हैं वो टैक्स पे नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो बेसिकली टैक्सेस क्या है, एक लेवी है, एक लाइबिलिटी है। दैट मीन्स हर उस व्यक्ति को जिस पर वह अप्लाई होता है, जिस पर एप्लीकेबल होता है, उसको टैक्सेस पे करने ही होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से टैक्स पे करता है या फिर अपनी मर्जी से टैक्स पे नहीं करता है। तो टैक्सेस के अंदर अगर मैं बात करूं, जो सबसे फंडामेंटल जो आप देखेंगे कि बेसिकली ये एक चार्ज है। दैट मीन्स ये एक बर्डन है किसी व्यक्ति पर, और उस व्यक्ति के द्वारा यह कंपल्सरीली गवर्नमेंट को पे किया जाना है। टैक्सेस को बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है डायरेक्ट, दैट मीन्स जिस व्यक्ति पर यह टैक्स लगाया जाता है वह डायरेक्टली गवर्नमेंट को यह टैक्स पे करता है। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया गया है उसी व्यक्ति के द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। ऐसा नहीं है मान लीजिए मिस्टर राम की इनकम टैक्स लायबिलिटी है, उसको मनोज गुप्ता जो है पे करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिस्टर राम की अगर कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी है तो वो मिस्टर राम के द्वारा ही पे की जाएगी। तो टैक्सेस विच आर लेविड ऑन ए पर्सन, किसी व्यक्ति पर लगाए जाते हैं, और कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन ऑन विच टैक्सेस आर लेविड, जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं उसी व्यक्ति से कलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, पहले वेल्थ टैक्स भी होता था जिसको अबोलिश कर दिया गया है, आज की डेट में खत्म कर दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो किसी गुड्स पर या फिर सर्विसेज पर, किसी प्रोडक्ट पर लगाए जाते हैं। ये किसी व्यक्ति पर नहीं लगाए जाते, ये किसी गुड्स या सर्विसेज पर लगाए जाते हैं और इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति से कलेक्ट किए जाते हैं। टैक्सेस विच आर लेविड ऑन ए प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड कलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन ऑन विच टैक्सेस आर लेविड। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कुछ गुड्स सेल करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है जीएसटी लॉ के तहत जब गुड्स की सेल की जाती है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। मान लीजिए गुड्स की वैल्यू थी 100 रुपीज और उस पर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से 18% का जीएसटी चार्ज करते हैं और 118 रुपीज की टोटल पेमेंट मिस्टर वाई के द्वारा मिस्टर एक्स को की जाती है, जिसमें से 100 रुपीज है फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 18 रुपीज है फॉर द वैल्यू ऑफ टैक्स। और यह जो 18 रुपीज की टैक्स अमाउंट है यह मिस्टर एक्स के द्वारा गवर्नमेंट को पे कर दी जाती है 18 रुपीज। तो अब अगर आप अल्टीमेटली देखेंगे यह जो 18 रुपीज है यह सबसे पहले तो लगाए गए हैं किसी गुड्स या सर्विसेज पर। सेकेंडली मिस्टर वाई के द्वारा अल्टीमेटली ये टैक्स पे किए गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है मिस्टर एक्स से। तो यहां पर जब टैक्सेस डायरेक्टली उस व्यक्ति से कलेक्ट नहीं किए जाते हैं जिस पर लगाए जाते हैं, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति से कलेक्ट किए जाते हैं, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। तो यहां पर टैक्सेस विच आर लेविड ऑन ए प्रोडक्ट और ए सर्विस एंड कलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द पर्सन ऑन विच टैक्सेस आर लेविड। फॉर एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एटसेट्रा। इट्स इंसिडेंस इज बोर्न बाय द कंज्यूमर, दैट मीन्स इसका जो अल्टीमेटली बर्डन है वो कंज्यूमर पर होता है, जो कि हमारे केस में है मिस्टर वाई, क्योंकि 118 रुपीज की जो पेमेंट की गई है वो मिस्टर वाई के द्वारा की गई है। दैट मीन्स 100 रुपीज फॉर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड 18 रुपीज फॉर टैक्स। वो अल्टीमेटली कंज्यूम द प्रोडक्ट और द सर्विसेज, while the immediate liability to pay the tax may fall upon another person। जबकि टैक्सेस जो पे करने की लाइबिलिटी है वो मिस्टर एक्स पर है। यहां पर मिस्टर एक्स सिर्फ एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर मिस्टर वाई से टैक्स चार्ज करेंगे और गवर्नमेंट को पे करेंगे, सच एज मैन्युफैक्चरर और प्रोवाइडर ऑफ सर्विस और सेलर ऑफ गुड्स।
तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो किसी गुड्स या सर्विसेज पर लगाए जाते हैं और इनडायरेक्टली जो है किसी व्यक्ति से गवर्नमेंट के द्वारा पे किए जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, वो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति के द्वारा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो यहां पर डायरेक्ट टैक्स में जो कंज्यूमर है या फिर जो व्यक्ति है जिस पर टैक्स लेवी किया गया है वही व्यक्ति डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो अल्टीमेटली कंज्यूमर है जिस पर टैक्स का बर्डन होता है वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर को या फिर सर्विस प्रोवाइडर को पे करता है और फिर यह मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या फिर सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट को पे करता है। फीचर्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तो टैक्सेस, इनकम टैक्स और जीएसटी आज की डेट में दोनों ही गवर्नमेंट के लिए जो है मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। प्रमोट्स इक्वलिटी, तो बेसिकली जो इनकम टैक्स है वो इक्वलिटी को प्रमोट करता है। दैट मींस जो डायरेक्ट टैक्सेस है वो जो अप्लाई किए जाते हैं वो इक्वलिटी के बेस पर अप्लाई किए जाते हैं। वो किसी भी व्यक्तियों के अंदर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि किसी एक व्यक्ति से लिया जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं लिया जाएगा। डायरेक्ट टैक्सेस आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू पे इट। इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग payers and citizens. Every person is charged a different amount depending of how much they make. और सबसे खास बात यह है कि इनकम टैक्स जब हम स्टडी करेंगे तो इनकम टैक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तीन तरह की कैटेगरीज आप देखेंगे। लोअर क्लास जिनसे टैक्स लिया ही नहीं जाता, फिर मिडिल क्लास जिनसे कम टैक्स लिया जाता है, फिर अपर क्लास जिनसे बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है। प्रमोट्स सर्टेनिटी। The good thing about direct tax is that they are determined and made final before they are even paid. तो पेमेंट करने से पहले आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं और एक फाइनल अमाउंट अराइव होने के बाद आप उसको पे करते हैं। इन द केस ऑफ इनकम टैक्स द एनुअल टैक्स इज द सेम एवरी ईयर एज लॉन्ग एज द सैलरी डज नॉट चेंज। तो अगर आप देखेंगे अगर आपकी इनकम फिक्स रहती है तो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी भी मोर एंड लेस फिक्स रहेगी। अगर आप ज्यादा अर्न करेंगे तो ज्यादा टैक्स पे करेंगे। सोशल एंड इकोनॉमिक बैलेंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये जो बेसिकली इंडिविजुअल या किसी भी व्यक्ति की जो अर्निंग्स है उसके बेसिस पर चार्ज किया जाता है। लोअर क्लास से इनकम टैक्स चार्ज नहीं किया जाता या बहुत कम चार्ज किया जाएगा, मिडिल क्लास से कम चार्ज किया जाएगा और अपर क्लास से ज्यादा चार्ज किया जाएगा। तो जो व्यक्ति जितना कमाएगा उस हिसाब से उसको टैक्स पे करना होगा। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें। ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। तो ये जो बेसिकली है ये सभी थ्योरेटिकल बातें हैं। अगर मैं कहूं प्रैक्टिकल लाइफ में इनकी कोई भी रेलिवेंस नहीं है, लेकिन जितने भी फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे वो अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। तो दैट मींस कि गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आती है कि वो टैक्स लगा सकती है। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट किसी भी समय चाहे कोई भी टैक्सेस को लगा दे। ऐसा नहीं हो सकता कि रात को 8 बजे ये कहा जाए आपसे कि कल सुबह से आपको एक नया टैक्स पे करना है। जी नहीं, क्योंकि टैक्सेस को लेवी करने का, अप्लाई करने का, एप्लीकेबल करने का एक सर्टेन प्रोसेस है और उसी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही कोई भी टैक्स लगाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहली कि टैक्सेस लगाने की पावर किसके पास है, तो टैक्सेस लगाने की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय संविधान है, वो गवर्नमेंट को यह पावर देता है कि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को ही पावर देता है कि वे सरकार जो है टैक्सेस लगा सकती है।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम पावर ऑफ इंडिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत के संविधान से ऊपर कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी पावर नहीं है, और जो भारत का संविधान है वो यह पावर रखता है, वो यह बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर है कि वो टैक्सेस लगा सकती है। द पावर ऑफ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वेदर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, emerges from the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट के पास भी यह जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आती है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून जो भारतीय संविधान के अगेंस्ट बनाया गया है, दैट मीन्स भारतीय संविधान के अंदर जो बातें बताई गई है, जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो प्रोसेस बताई गई है, उनके अगेंस्ट जाकर अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो इलीगल है, वॉइड है, उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं है। तो मान लीजिए जैसा कि हमने कहा था कि बेसिकली टैक्सेस क्या होते हैं, एक कंपल्सरी बर्डन होता है, एक चार्ज होता है किसी व्यक्ति पर। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए आपसे कहता है कि वह हर महीने आपसे 1,000 रुपए वसूल करेगा। हर महीने एक व्यक्ति के द्वारा जो है एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर, जिसे हफ्ता वसूली कहा जाता है, मान लीजिए वो क्या करता है, महीने में एक दिन आता है और उन सभी मार्केट के अंदर जितनी भी दुकानें हैं उनसे 1,000 रुपए हफ्ता वसूली करता है। दैट मीन्स कहता है कि एक टैक्स लगाया गया है और वह टैक्स वसूल किया जा रहा है। तो क्या यह टैक्स लीगल है? द आंसर इज नो, क्योंकि कोई भी टैक्स अगर लगेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके तहत जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो प्रोसेस बताई गई है, उसी के तहत कोई भी टैक्स लगाया जा सकता है। तो एनी लॉ, कोई भी कानून, टैक्स नहीं, किसी और भी कानून की अगर हम बात करें, चाहे वो क्रिमिनल लॉज के रिगार्डिंग है, चाहे वो बिजनेस लॉज के रिगार्डिंग है, चाहे वो टैक्सेशन लॉज के रिगार्डिंग है, कोई भी कानून अगर विच इज नॉट इन कंफर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान के अनुसार नहीं है, वेदर ए टैक्स लॉ और एनी अदर लॉ इज इलीगल एंड वॉइड। तो वो क्या है? असंवैधानिक है और वॉइड है, उसकी कोई भी मान्यता नहीं है। A study of basic provision of Constitution of India is necessary to understand how a tax law in India can be enacted। तो भारत देश में कोई भी कानून रिगार्डिंग टैक्सेशन कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए हमें भारतीय संविधान को समझना जरूरी है। तो एक बात का ध्यान रखें, कोई भी सरकार किसी भी समय कोई भी कानून नहीं बना सकती है, उसके लिए उन्हें भारतीय संविधान में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो प्रोसेस दी गई है, उनको फॉलो करना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में किस तरह टैक्स लॉज बनाने की पावर दी गई है, प्रोसेस बताई गई है। तो अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी बात कही गई है वो इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स कही गई है। जब हम टैक्स लॉज को पढ़ेंगे तो हम वहां पर देखेंगे, टैक्स लॉ को जब आप पढ़ते हैं, टैक्स लॉज के अंदर कोई भी बात जो है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ सेक्शंस की फॉर्म में जो है आपको बताया जाता है। उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी जो बात है वो आर्टिकल्स की फॉर्म में बताई जाती है। तो कोई भी लॉ अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखेंगे हमें सेक्शंस को पढ़ना होता है, और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी बात बताई गई है वो इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स बताई गई है। तो आर्टिकल 265 में बताया गया, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो कोई भी टैक्स जब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि उस टैक्स के लिए अथॉरिटी ऑफ लॉ ना हो। तो दैट मीन्स अथॉरिटी ऑफ लॉ होने के बाद ही टैक्स लॉ बनाया जा सकता है। नो टैक्सेस शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ का मतलब है कि किसी भी टैक्स लॉ को, किसी भी टैक्स को इंपोज करने से पहले उसके लिए कोई ना कोई कानून होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर गवर्नमेंट आपसे जीएसटी कलेक्ट करती है और मान लीजिए जीएसटी के लिए कोई सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट ना हो, तो क्या गवर्नमेंट आपसे जीएसटी कलेक्ट कर पाएगी? द आंसर इज नो। किसी भी टैक्स को वसूलने के लिए गवर्नमेंट जो टैक्स आपसे वसूलना चाहती है उसको वसूलने के लिए उसके लिए अथॉरिटी ऑफ लॉ होना जरूरी है। दैट मीन्स किसी कानून का होना जरूरी है। द टर्म लॉ इन दिस आर्टिकल मीन्स स्टैट्यूट लॉ, an act of the legislatures like income tax, goods and service tax 2017 etc. तो ध्यान रखें किसी भी टैक्स को लगाने के लिए अथॉरिटी ऑफ लॉ का होना जरूरी है। दैट मीन्स किसी ना किसी कानून का होना जरूरी है। अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जा रहा है तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। अगर आपके ऊपर जीएसटी लगाया जा रहा है तो उसके लिए सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 है। तो ध्यान रखें कोई भी टैक्स विदाउट लॉ जो है नहीं लगाया जा सकता, इंपोज नहीं किया जा सकता। हमने यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में भी आपको समझाने की कोशिश की है जिसको आप रीड कर सकते हैं। बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि किसी भी एक्ट के जरिए ही कोई जो है टैक्स लगाया जा सकता है। अब बात आती है कि एक्ट कैसे बनता है, कोई भी कानून कैसे बनता है। अगर मान लीजिए सरकार को आज एक नया टैक्स लगाना है तो उसके लिए सरकार को क्या करना होगा? तो इसके लिए बेसिकली इफ एन एक्ट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली इट बिकम्स ए लॉ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाना चाहती है तो उस कानून को, उस एक्ट को पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा। जो विधानसभा होती है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो उसको पास करेंगे। और अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक्ट बनाना चाहती है, कोई भी कानून बनाना चाहती है जिसके जरिए वो टैक्स लगाना चाहती है तो इसके लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उस असेंबली में यह जो एक्ट है, यह जो कानून है उसको पास कराना होगा। सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने से ही लॉ नहीं बनता। इफ द गवर्नमेंट हैज इशूड ए सिंपली सर्कुलर इट इज नॉट ए लॉ। Income tax is levied in India under the authority of law. In this relation, the law is Income Tax Act 1962, which was passed by the Parliament. We must understand that law can only be made by elected representative. तो जो भी पार्लियामेंट के, जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो जो है उस एक्ट को, उस कानून को पास करते हैं। Therefore, MPs or MLAs must sit together and then they can form a law. The finance minister cannot make a law by itself. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट सिर्फ एक लॉ बनाएगी और उसको पास कर देगी और जो है एप्लीकेबल कर देगी। उसके लिए बकायदा, अगर आपको पता हो, पार्लियामेंट सेशंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के सेशंस होते हैं जिनमें ये सभी जो एक्ट हैं इनको रखा जाता है। एक्ट से पहले अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली बिल्स कहलाते हैं और इन बिल्स को पार्लियामेंट में या असेंबली में रखा जाता है और जब इनको पास कर दिया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है तो ये बन जाते हैं एक्ट, कानून। और इन एक्ट्स के जरिए कोई भी जो लॉ है, कोई भी जो कानून है, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड है, चाहे वो बिजनेस लॉ से रिलेटेड है, चाहे वो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, वो एप्लीकेबल किया जाता है। तो बेसिकली किसी भी कानून को बनाने के लिए, किसी भी टैक्स को लगाने के लिए कानून का होना जरूरी है और यह जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है बना होना चाहिए। यहां पर कुछ एग्जांपल्स के जरिए हमने समझाने की भी कोशिश की है कि किस तरह जो है किसी मणिपुर जो है वहां पर एक विलेज के अंदर 50 रुपीज चार्ज किए जाते थे और यह जो सिस्टम था बहुत लंबे समय तक चलता रहा, सालों तक चलता रहा। बट लंबे समय तक चलने की वजह से या सालों तक चलने की वजह से यह कोई कानून नहीं बन जाता और इसको नहीं लगाया जा सकता। तो ये बेसिकली क्या है, इलीगल है, वॉइड है।
The court said that it violates Article 265 because there is no authority of law. जो ये 50 रुपीज चार्ज किए जा रहे थे, इसके लिए कोई कानून नहीं था, कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं था, तो यह क्या है, एक इलीगल एक्टिविटी है। तो बेसिकली आप लोगों ने जैसे सुना हो, पहले हफ्ता वसूली होती थी या कुछ भी, जहां पर एक फिक्स अमाउंट आपसे चार्ज की जाती थी, भले ही वो एक लंबे समय से वो सिस्टम चलता आ रहा हो, बट इट डजंट मीन्स कि वो एक टैक्स है, वो एक कर है। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। The government has started an export promotion scheme. तो गवर्नमेंट ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम स्टार्ट की, अंडर विच शुगर मैन्युफैक्चरर्स हैव टू मीट सम एक्सपोर्ट टारगेट्स। तो शुगर मैन्युफैक्चरर, जो चीनी बनाने वाली फैक्ट्रीज होती थी, वो जो उनको कुछ एक्सपोर्ट टारगेट्स दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें वो। If they fall short of the export targets, an additional excise duty would be levied on the shortfall. अगर उन्होंने टारगेट से कम एक्सपोर्ट किया तो उन पर एक एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई। द कोर्ट चैलेंज दिस, सेइंग दैट देयर इज नो अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो कोर्ट में जब यह केस गया तो कोर्ट ने कहा कि इस एडिशनल ड्यूटी के लिए कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है। दैट मीन्स किसी कानून के अंदर यह एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात नहीं की गई है। That is to say, the government cannot levy this by itself because it has not been passed by the parliament. तो ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स लगा दे, कोई भी एडिशनल ड्यूटी लगा दे, उसके लिए कोई ना कोई अथॉरिटी ऑफ लॉ, कोई ना कोई कानून का होना जरूरी है। तो जब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के लिए जो कानून है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। अब बात आई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने यह पावर तो दे दी कि टैक्सेस जो है वो लगाए जा सकते हैं। शर्त यह है कि उसके लिए अथॉरिटी ऑफ लॉ का होना जरूरी है। दैट मीन्स किसी कानून का होना जरूरी है। और कानून को भी हमने देखा कि कानून क्या है। बेसिकली पहले एक बिल बनाया जाता है जिसमें उस कानून के रिगार्डिंग सभी प्रोविजंस ड्राफ्ट फॉर्म में होते हैं, और उसको पार्लियामेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ है और अगर स्टेट गवर्नमेंट का कोई लॉ है, तो उसको जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाता है। वहां पर जो एमपीज हैं, जो एमएलएज हैं, वो उसको पास करते हैं, अप्रूव करते हैं, और उसके बाद वह एक्ट बनता है, कानून बनता है। अब आप सोच के देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको पावर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दे दी और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा कानून बनाए और स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी वो ज्यादा से ज्यादा कानून बनाए, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट की अपनी फंड रिक्वायरमेंट्स है, और उन फंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए वो टैक्सेस लगाएंगी। और टैक्सेस लगाने के लिए जब दोनों के पास ही पावर है, तो वो दोनों ही कानून बनाएंगी, और दोनों ही जब कानून बनाएंगी तो यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टकराव होने का भय है। यहां पर एक टकराव हो सकता है। तो इसकी स्थिति भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्लियर की गई है आर्टिकल 245 में। आर्टिकल 245 बताता है कि किन सब्जेक्ट मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किन सब्जेक्ट मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। क्योंकि हम देखेंगे जिन सब्जेक्ट मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती, और जिन सब्जेक्ट मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, उन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती। और कुछ सब्जेक्ट मैटर्स ऐसे होंगे जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। तो यहां पर आर्टिकल 245 में बताया गया, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of a state may make laws for the whole or any part of the state.
तो एक बात तो यहां पर क्लियर की गई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगी वो होल ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री, पूरे देश के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पार्लियामेंट जो है वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए भी लॉ बना सकती है। और जो लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट होंगे वो एक स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं, होल ऑफ द स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट, पूरे स्टेट के लिए या फिर पार्ट ऑफ द स्टेट कुछ हिस्से के लिए। तो दैट मींस अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉ बनाएगी, पहली बात तो वो पार्लियामेंट के जरिए बनेगा और दूसरी बात वो पूरे देश के लिए हो सकता है या फिर देश के कुछ हिस्से के लिए। और सेम वे में जब कोई स्टेट गवर्नमेंट हिस्सा बनाए, वो लॉ बनाएगी तो वो पूरे स्टेट के लिए हो सकता है या फिर उस स्टेट के कुछ हिस्से के लिए। और उसके लिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट होती है वो उस लॉ को अप्रूव करेगी, उस लॉ को बनाएगी। तो अगर मैं बात करूं हरियाणा गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट अगर हरियाणा स्टेट के लिए कोई लॉ बनाना चाहती है तो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी उस कानून को पास करेगी, उस कानून को बनाएगी। No law made by parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extraterritorial operation। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है इस आर्टिकल के अंदर कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मींस पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बना दिया गया और इस लॉ की जो जुरिडिक्शन थी उसने कुछ टेरिटोरियल, जो कुछ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, कुछ एक्स्ट्रा एरिया को जो है कवर कर लिया, तो सिर्फ इस ग्राउंड पे इस पूरे लॉ को इनवैलिड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ बनाया गया और मान लीजिए यह होल ऑफ द इंडिया के लिए बना दिया गया, लेकिन हरियाणा का कुछ हिस्सा ऐसा था जहां पर यह जो लॉ है यह एप्लीकेबल नहीं हो पाता था। किसी भी वजह से आप जो है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पावर दी गई थी उनके अकॉर्डिंग हरियाणा के कुछ हिस्से के अंदर यह लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं हो सकता था। तो इस वजह से कहा गया कि इस पूरे लॉ को इनवैलिड नहीं किया जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन की वजह से अगर कोई जो लॉ है उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कोई टकराव है, तो उसकी वजह से पूरे लॉ को जो है इनवैलिड करार नहीं दिया जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड टू इन्वॉल्व ए डिवीजन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स। तो सबसे पहले तो जो है एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां के लिए लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट कहां के लिए लॉ बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मींस पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है वो पूरे कंट्री के लिए या फिर पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए और पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट के लिए लॉ बना सकते हैं। The Constitution of India has made two-fold distribution of legislative power between the union and the states with respect to territory, with respect to subject matter। तो सबसे पहली बात तो कि टेरिटरी को डिवाइड कर दिया गया और उसके बाद नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट मैटर्स को भी डिफाइन कर दिया गया कि किन किन मैटर्स पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और किन किन मैटर्स पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो यहां पर आर्टिकल 246 में बताया गया सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो कौन से वे कानून होंगे, कौन से वो लॉज होंगे जो पार्लियामेंट बना सकती है और कौन से वो लॉज होंगे, कौन से वो कानून होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली बना सकती है। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में कहा गया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज 2 and 3। अगर मैं बात करूं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज 2 and 3, इन सभी बातों को हम और ज्यादा डिटेल में समझेंगे कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग का क्या मतलब होता है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इसका मतलब यह है कि क्लोज 2 और क्लोज 3 में जो कुछ भी लिखा है
उसको ओवर रूल करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, पार्लियामेंट हैज exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 1 in the 7th schedule. तो यहां पर कहा गया कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है, 100% पावर है, वो लॉ बना सकती है उन मैटर्स के रिगार्डिंग, एनी ऑफ द मैटर्स, जो मैटर्स लिखे गए हैं, बताए गए हैं लिस्ट 1 के अंदर इन दी 7th शेड्यूल. तो बेसिकली जो शेड्यूल है 7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट दी गई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3. तो लिस्ट 1 के अंदर वो सब्जेक्ट मैटर्स बताए गए हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. लिस्ट 2 में वो सब्जेक्ट मैटर्स बताए गए हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है. और लिस्ट 3 में वो मैटर्स बताए गए हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है. बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरा मतलब यहां पार्लियामेंट से है, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दैट मींस पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और स्टेट गवर्नमेंट से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो यहां पर अगर आप देखेंगे थर्ड में पार्ट में कहा गया है सब्जेक्ट टू क्लोज 1 and 2, the legislature of any state has exclusive power to make laws for such state or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in list 2 in the 7th schedule. 7th schedule की लिस्ट नंबर 2 में जो भी मैटर्स बताए गए हैं उन पर कोई भी पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए या उस पर्टिकुलर स्टेट के कुछ पार्ट के लिए लॉ बना सकती है. सेकंड पार्ट में कहा गया है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लोज 3, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लोज 1, द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट also has power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 3. लिस्ट 3 में जो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं उन पर पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो मिलकर लॉ बना सकते हैं. तो यहां तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सब्जेक्ट मैटर्स डिफाइन कर दिए गए कि किन किन सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट दैट मींस पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और किन किन सब्जेक्ट मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट दैट मींस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लॉ बना सकती है और किन किन मैटर्स पर सेंट्रल एज वेल एज स्टेट जो है लॉ बना सकती है. उसके बाद फोर्थ पार्ट में कहा पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया नॉट इंक्लूडेड notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the state list. Parliament has power to make laws with respect to any matter for any part of the territory of India not included in state list. तो बेसिकली मान लीजिए कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो ना ही तो लिस्ट 1 में है, ना ही लिस्ट 2 में है, ना ही लिस्ट 3 में है, तो उस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. यहां पर इन सिंपल वर्ड्स क्लोज 1 के अंदर बताया गया है पार्लियामेंट हैज एब्सोल्यूट मींस 100% अथॉरिटी टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन लिस्ट 1. हम देखेंगे लिस्ट 1 में बेसिकली जो मैटर्स है सब्जेक्ट मैटर्स उनमें डिफेंस, मिलिट्री, एयरफोर्स, रेलवेज, बैंकिंग, टैक्सेस ऑन इनकम. सेम वे में जो स्टेट लेजिस्लेचर को जो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए एग्रीकल्चर, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, टोल्स, इन सभी को में रखा गया. उसके अलावा वो सब्जेक्ट मैटर्स जिन पर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी, न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस एटसेट्रा लिस्ट 3 में रखा गया. और उसके अलावा कहा गया कि मान लीजिए कोई सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट में है लेकिन उसके रिगार्डिंग जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट बना सकती है अगर वो जो कानून है वो किसी यूनियन टेरिटरी के लिए बनाया जाना हो. पार्लियामेंट कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट इज नॉट इंक्लूडेड इन ए स्टेट. तो कोई ऐसी टेरिटरी जो
किसी स्टेट के अंदर नहीं आती है उसके लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाना है तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं लिस्ट की तो इसके लिए आप लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 यहां पर दी गई है, जिनके अंदर बेसिकली सब्जेक्ट मैटर्स बताए गए हैं। किन किन सब्जेक्ट मैटर्स को लिस्ट 1 में रखा गया है, किन किन सब्जेक्ट मैटर को लिस्ट 2 में रखा गया है और किन किन सब्जेक्ट मैटर को लिस्ट 3 में रखा गया है। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। लिस्ट 1 के अंदर बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं उनको एंट्री वाइज लिखा गया है, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3। सेम वे में स्टेट लिस्ट के अंदर भी एंट्री वाइज जो है सब्जेक्ट मैटर्स बताए गए हैं। यहां पर हम सिर्फ टैक्स लॉज के रिगार्डिंग बात करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट मैटर्स पर जो है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाए जा सकते हैं जो टैक्सेशन से रिलेटेड है, और किन किन सब्जेक्ट मैटर पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाए जा सकते हैं जो टैक्सेशन से रिलेटेड है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं लिस्ट 1 की, जिस पर पार्लियामेंट का जो है एक्सक्लूसिव राइट है लॉ बनाने का, उसमें एंट्री नंबर 82। तो यहां पर ध्यान रखें एंट्रीज की फॉर्म में सब्जेक्ट मैटर्स को बताया गया है, जिसमें से एंट्री 82 से लेकर 91 तक जो है टैक्स मैटर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं। तो 82 नंबर एंट्री जो है वो बात करती है टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो लिस्ट 1 में दिया गया है। दैट मीन्स इस पर लॉ बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इनकम टैक्स नहीं लगा सकती। इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाया जा सकता है अंडर लिस्ट 1 इन 7th शेड्यूल एज पर आर्टिकल 246। यहां पर लिखा गया अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी इनकम पर टैक्स लगा सकती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाएगी। अदर देन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो इनकम बच जाती है उन पर एंट्री नंबर 82 के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जा सकता है। तो अब बात आया कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कौन लगा सकता है। देखिए जनरली एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, टैक्स फ्री होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन हम इनकम टैक्स के अंदर सीखेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम के लिए भी एक अलग प्रोसेस बताई जाती है जिसके तहत आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्सेस लगाने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास। यहां पर आप लिस्ट 2 में एंट्री नंबर 46 देखेंगे जहां पर लिखा गया टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। लेकिन क्या आपको लगता है कभी भी कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाएगी? द आंसर इज नो। बहुत कम चांसेस है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। द रीजन इज कि ऑलरेडी जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनकी इनकम बहुत कम होती है, और ऐसे में अगर एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लगा दिया गया तो यहां पर जो है स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी। और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उनका जो वोट बैंक है, जहां वो वोट लेना चाहते हैं, वो वोट उनको ना मिले, क्योंकि अगर टैक्स लगाएगी तो जनता में एक रोष होगा, जनता में जो है एक टकराव होगा, और ऐसे में यहां पर सरकार को जो है अपने वोट बैंक जाने का डर रहेगा। उसके बाद लिस्ट 1 में एंट्री नंबर 83 जिस पर कहा गया ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो आप ड्यूटी पे करते हैं, जो टैक्सेस पे करते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, वो आपकी लिस्ट 1 के तहत आती है। दैट मींस वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर बनाया गया लॉ है। उसके अलावा जीएसटी आने से पहले एक्साइज ड्यूटी होती थी, जो कि अब अबोलिश कर दी गई है, खत्म कर दी गई है। तो ऐसे में जो है एक्साइज ड्यूटी भी एक सेंट्रल लॉ था, और यह जो एक्साइज ड्यूटी है आज की डेट में कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स पर ही एप्लीकेबल है। तो ड्यूटी ऑफ एक्साइज
on the following goods manufactured or produced in India: petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। तो इन सभी प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी आज की डेट में भी एप्लीकेबल है अंडर सेंट्रल लॉज। इसके अलावा जो प्रोडक्ट है उन पर जीएसटी एप्लीकेबल है। और अगर मैं बात करूं यहां पर जीएसटी, जब आप स्टडी करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो अल्कोहलिक लिकर है उसको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया है और वो ना ही यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे एंट्री नंबर 51 ऑफ लिस्ट नंबर 2 दैट इज स्टेट लिस्ट, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन द फॉलोइंग गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज एट द सेम और लोअर रेट्स on similar goods manufactured or produced elsewhere in India. Alcoholic liquor for human consumption, opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics. तो बेसिकली जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है और कुछ ड्रग्स हैं जो अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, जिन पर एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट की जाती है। तो इस तरह बेसिकली जो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो बताए गए हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट 1 के अकॉर्डिंग जो है लॉज बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट 2 के अकॉर्डिंग लॉज बना सकती है। और सेंट्रल और स्टेट जब दोनों मिलकर कोई लॉज बनाते हैं तो वो लिस्ट 3 में आते हैं। और यहां पर लिस्ट 3 में कोई भी ऐसा टैक्स लॉ नहीं बताया गया है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाते हो। तो दैट मीन्स टैक्स लॉज जो है डिफाइन किए गए हैं या तो लिस्ट 1 में या लिस्ट 2 में। उसके अलावा देखेंगे आप लिस्ट 1 में और बहुत सारे जो है टैक्सेस बताए गए हैं। यहां पर टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जो आपका स्टैंप ड्यूटी आप पे करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर के रिगार्डिंग, वो आपका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, लिस्ट 2 में उसको रखा गया है। इसके अलावा जो लैंड रिवेन्यू है उसको लिस्ट 2 में रखा गया है। टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स उस सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशंस इंपोज्ड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ रिलेटिंग टू मिनरल डेवलपमेंट। तो जो मिनरल्स राइट्स पर जो टैक्सेस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स, तो हम देखेंगे जो कंपनीज पर जो टैक्स लगाया जाता है जिसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, वो एंट्री नंबर 85 में दिया गया है जो कि सेंट्रल लॉ के अंडर आता है। तो इस तरह बेसिकली जब आप इन लिस्ट को स्टडीज करेंगे तो लिस्ट 1 में जो मैटर्स दिए गए हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो लिस्ट 2 में दिए गए हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट, और लिस्ट 3 में जो दिए गए हैं उन पर सेंट्रल विद स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉ बना सकती है। हमारा जो यहाँ पर मेन कंसर्न था कि इनकम टैक्स जो है, इनकम पर जो टैक्स है वो कौन लगा सकता है, तो उसके बारे में साफ साफ बताया गया है टैक्सेस ऑन इनकम आर डिफाइंड इन लिस्ट 1। That means Parliament can make law on taxes on income. सेम वे में जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, जो कंपनीज पर जो टैक्स लगाया जाता है वो भी लिस्ट 1 में है, तो दैट मीन्स उस पर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं इसके रिगार्डिंग लॉ जो है ऑलरेडी बनाया जा चुका है, कानून जो है वो ऑलरेडी बनाया जा चुका है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी हाँ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। लिस्ट 1 के जरिए, लिस्ट 1 की पावर का यूज करते हुए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस पर लॉ बनाया गया है। दैट मींस यह एक सेंट्रल लेवी है। तो आप इन लिस्ट को जो है स्टडी कर सकते हैं। इनमें और काफी सारे सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं जिन पर बताया गया है कौन सी गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तो आई होप अभी तक यह क्लियर हो चुका होगा आपके लिए कि इनकम टैक्स को लगाने की पावर कहां दी गई है और कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स लगाया जाता है, और यह एक सेंट्रल लेवी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अब हम अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा, सबसे पहला सवाल आता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 को कैसे समझा जाए, कैसे रीड किया जाए, कैसे स्टडी किया जाए।
स्टडी करने से हमारा मतलब यहाँ पर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि जो ये एक्ट्स होते हैं, ये जो रूल्स होते हैं, ये सब थ्योरेटिकल है, लेकिन ये थ्योरेटिकल नहीं है। आपकी जितनी भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है वो इन्हीं एक्ट और रूल्स से बनाए जाते हैं। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स की भी बात करता हूं, तो इनकम टैक्स रिटर्न्स के जो फॉर्म्स होते हैं वो भी इन इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। तो हमारे लिए सबसे पहली बात आती है इनकम टैक्स समझने के लिए कि इनकम टैक्स को कैसे समझा जाए।